बाजार बोलता है एफआईज डीआईज का डेटा। पहले शुरुआत करते हैं क्योंकि एफआईज ने दोबारा से सेलिंग शुरू कर दी है, तो ये सेकंड आउट ऑफ सेलिंग एफआईज की, जो कि और थोड़ा सा डरा सकती है मार्केट को। क्या ये सही में डराएगी या ये लंबी चलेगी? जिस तरह से हमने अक्टूबर नवंबर में ओवरऑल देखा था कि सेलिंग काफ़ी हैवी थी। हालांकि उन्होंने एफआईज ने लास्ट के 2 दिन में सेलिंग की है, लेकिन उससे पहले 3 दिन कुछ बाइंग भी की थी। लेकिन ये जो सेलिंग आपको दिख रही है स्क्रीन पर 4383 करोड़ रुपए की, ये 29 नवंबर की सेलिंग है और डीआईज ने वही 5723 करोड़ रुपए की बाइंग की। तो डीआईज अब थोड़े से एग्रेसिव साइड पर बाय करते हुए नजर भी आ रहे हैं, जहां पर भी एफआईज सेल करते हैं एग्रेसिवली। साथ ही एक बार देख लेते हैं एशियन इंडिसेस का हाल और ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह का रुझान देखने के लिए मिला। अमेरिकन मार्केट से शुरुआत करते हैं। 189 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ फ्राइडे को। शंघाई में अच्छी तेजी बनी हुई है 1% की। हैंसेंग करीब 0.25% बढ़ा हुआ है। निकाई करीब 1%, कोस्पी करीब 0.5% बढ़ा हुआ है। तो सारे ही एशियन इंडिसेस का तो सहारा मिल रहा है। केवल एक इंडियन मार्केट है जो कि अपने खराब जीडीपी डेटा के चलते थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है। एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का आज टॉप गेनर्स और लूजर्स में कौन से काउंटर हैं जो आज लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में टोरेंट पावर यहाँ पर 6% ऊपर, एनआरबी बियरिंग 6% ऊपर, डिक्सन करीब 5.5%, टेमी ऑर्गेनिक करीब 5.5%, एवीएस लैम्प्स करीब 4.5% ये ऊपर है। एक बार देख लेते हैं कि टॉप लूजर्स कौन से हैं, कौन से काउंटर हैं जहाँ पर कि अंडर परफॉर्मेंस आ रही है। तो उनकी लिस्ट को देखें तो उसकी लिस्ट में एजिस लॉजिस्टिक्स करीब 6.5%, बासफ 5.5%, होम फर्स्ट करीब 4.5%, एटीजीएल और ईज माई ट्रिप ये करीब 4.5%, दोनों ही काउंटर नीचे हैं। लेकिन एक बार अब ग्लोबल खबरों की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि ग्लोबल खबरें काफ़ी कुछ इस समय मार्केट को इम्पैक्ट करने लगी हैं और बड़ी खबरें भी हैं। एक जो हमने युद्ध विराम देखा, सीज फायर होते हुए देखा, वो लेबनान और इजराइल का था। लेकिन दुनिया चाहती है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाए। उसको लेकर कुछ सिल्वर लाइनिंग या ग्रीन शूट्स दिखने भी लगे हैं। जेलेंस्की ने रूस से युद्ध विराम की पेशकश की है। ऐसा एक ब्रिटेन के अखबार में इस तरह की रिपोर्ट आई है कि उन्होंने बातचीत में बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि रूस को जीती हुई ज़मीन शर्तों के साथ देने के लिए वो तैयार है। रूस ने जितनी भी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, जेलेंस्की का कहना है कि युद्ध विराम होना ज़रूरी है, शांति होना ज़रूरी है। आपने जो ज़मीन जीत ली है वो आपकी, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हम ये डालते हैं कि ये नाटो की सेना के देख रेख में इसकी जो बॉर्डर लेवल होगा, बॉर्डर पर नाटो की सेना रहेगी और इस तरह से ज़मीन को हम डिप्लोमेटिकली आगे कभी अगर हम अपने कब्जे में ले पाए तो ले पाएंगे। अब ये कितना पुतिन तैयार होते हैं इस चीज़ पर निर्भर करता है। सनी सर, अगर ये पुतिन मान जाते हैं तो एक और बड़ा युद्ध रुक जाएगा और नहीं मानते हैं तो क्या जेलेंस्की और ये सब चीज़ें अभी चलती रहेंगी और ट्रंप तो खुद ही चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो। कैसे देखें इस युद्ध को और डिफेंस काउंटर को, इंडियन डिफेंस काउंटर को, कि अगर दुनिया भर में शांति होगी तो कहीं ना कहीं जो इंडियन गवर्नमेंट है उस पर भी एक प्रेशर थोड़ा सा छोटे समय के लिए तो कम से कम ईज होगा कि आपको ज़्यादा डिफेंस पर अभी फिलहाल खर्च नहीं करना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं। आई थिंक ये जो युद्ध स्टार्ट हुआ था यूक्रेन और रशिया के बीच में, आई थिंक उसका जो बोन ऑफ कंटेंशन था वो यही था कि यूक्रेन वाज सपोज टू ज्वाइन नाटो, जो कि रूस को पसंद नहीं था क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक रूस की जो बॉर्डर है उससे काफी पास है यूक्रेन, उसको लगकर है। तो जो नाटो का जो एक्सपेंशन की जो स्ट्रेटेजी थी यूएस की, उसमें यूक्रेन जुड़ने वाला था। तो अगर मुझे लगता है कि इसकी एक जो कंडीशन है कि यूक्रेन वुड लाइक टू ज्वाइन अ नाटो, आई थिंक वो कहीं ना कहीं शायद रूस को पसंद ना आए। लेट्स सी, देखते हैं हम, पता नहीं। अगर बट एक सिनारियो एनालिसिस अगर हम करते हैं कि अगर युद्ध रुक जाता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव रहेगा ओवरऑल ग्लोबल डेवलपमेंट के परस्पेक्टिव से, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी सारे जो रिफाइनरीज है ऑयल एंड गैस, मुझे लगता है कि उसका जो इम्पैक्ट था हमने पूरा यूरोपियन इकोनॉमी में आते देखा इसका। एट द सेम टाइम जो सी रूट पे जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका इम्पैक्ट देखा। फूड इन्फ्लेशन में हमने इम्पैक्ट आते देखा क्योंकि यूक्रेन में जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है स्पेशली वीट का, वो काफी हद तक ग्लोबल ट्रेड में आया करता था। तो मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। और हाँ, आपका क्वेश्चन डिफेंस को लेकर के, तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि डिफेंस को लेकर के बजट कोई कम करना चाहेगा। इनफैक्ट नाउ दिस इज द पॉइंट कि एवरीवन विल ट्राई टू प्रिपेयर इन अ बेटर फैशन कि आगे जाके और कोई ऐसे एस्केलेशन होते हैं जियोपॉलिटिकल,
तो एक सभी को एक समय मिलेगा कि अपनी जो डिफेंस की जो स्ट्रेंथ है उसे फर्दर उसमें मनी डाल के उसमें अपनी जो इक्विपमेंट्स है उसे बेहतर करें। तो मुझे नहीं लगता कि डिफेंस की स्पेंड में कोई इम्पैक्ट होगा एटलीस्ट डोमेस्टिक मार्केट के परस्पेक्टिव से। यस, एक्सपोर्ट इज समथिंग विच कैन गेट हार्टेड टू सम एक्सटेंट, जो कि प्रीडोमिनेंटली एक इंडियन कंपनी का भी एक एस्पिरेशन है कि जो ग्लोबल मार्केट है वो टैप करे और एक्सपोर्ट के थ्रू एक एडिशनल स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू कहीं ना कहीं जनरेट करे। लेट्स सी कैसे पैन आउट होता है ये। बिल्कुल। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, अभी तो पुराने राष्ट्रपति गए नहीं, लेकिन नए राष्ट्रपति काफ़ी धमकी भरी चीज़ें देने लगे हैं। ब्रिक्स नेशन को अब उनकी धमकी आई है कि अगर 100% टैरिफ लगा दूंगा अगर आपने अपने जो व्यापार है उसमें डॉलर को हटा दिया और दूसरी करेंसी लाने की कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है ब्रिक्स नेशन को। तो ब्रिक्स नेशन में बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो 5 नेशंस को क्लियर कट उन्होंने अपनी ये धमकी दे दी है। सनी सर, कैसे देखें इस धमकी को, और ये धमकी ही है या ये सही में कुछ उनकी बिजनेस बार्गेन करने की एक मंशा है, और इसका असर इंडियन एक्सपोर्ट कंपनियों पर, एक हैंगओवर तो सर शुरू हो ही जाता है कि कहीं ना कहीं किसी भी दिन अचानक से उनका मूड ख़राब हुआ, नहीं बनी बात, जो कि आम आदमी को तो पता भी नहीं चलती है, इनफैक्ट बड़े बड़े प्लेयर्स को भी पता नहीं लग पाती कई बार। तो अचानक से एक हैंगओवर आएगा और किसी भी दिन एक्सपोर्ट कंपनियों के साथ कुछ हो जाएगा। भारत फोर्स, सेंचुरी टेक्सटाइल, वेल्सपन लिविंग और इन्फोसिस, टीसीएस, ये सभी कंपनियां जो सर्विस या गुड्स एक्सपोर्ट करती हैं, क्या करें इन पर? आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि अगर हम आईटी कंपनी की स्पेसिफिकली बात करें तो उनके जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं क्लाइंट्स के साथ जो रिलेशनशिप होता है काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हैं। तो और एट द सेम टाइम लास्ट टाइम जब ट्रम्प साहब ने कहीं ना कहीं वीजा को लेकर के दिक्कतें क्रिएट की थी तो काफी सारे इंडियन कंपनी थे, उन्होंने अपने ऑनशोर में जाके सेंटर्स भी लगाए थे, वहां रिक्रूटमेंट भी करी थी। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम स्पेशली आईटी कंपनी के ओर से आते देखेंगे। और ये ट्रम्प साहब की जो धमकी है कि अगर आप ब्रिक्स की अलग से कोई करेंसी लॉन्च करोगे तो मैं अलग से कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लगा दूंगा 100%, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे लगता है कि दिस विल इनफैक्ट ये धमकी से फर्दर ये जो प्रोसेस है डी डॉलराइजेशन का ये फर्दर यहाँ से एक्सिलरेट होगा, क्योंकि जिस तरह से यूएस ने रशिया की जो फॉरेक्स रिजर्व थी डॉलर टर्म्स में उसे कहीं ना कहीं सीज कर ली। तो जो ट्रस्ट है डॉलर पर कहीं ना कहीं थोड़ा घटता हुआ नजर आएगा। एंड दैट इज द रीजन वी आर सीइंग की जो गोल्ड है और बिटकॉइन है अल्टरनेटिव एसेट है उसमें कहीं ना कहीं सभी जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं, बिटकॉइन में तो नहीं, गोल्ड में डेफिनेटली कहीं ना कहीं हर कोई अपने रिजर्व में गोल्ड को भी ऐड कर रहा है। मुझे लगता है कि जो धमकी है ठीक है, एक बोलना अलग होता है, नैरेटिव अलग होता है, बट इट नॉट सो इजी टू इम्प्लीमेंट दोज मेजर। क्योंकि अगर आप यूएस में आप मैन्युफैक्चर नहीं करते हो और आपका प्रीडोमिनेंटली इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है तो आप ऑन अ डे वन 100% ड्यूटी लगा के आप अपने कंट्री में इन्फ्लेशन इंपोर्ट नहीं करोगे। तो आपको ग्रेजुअली आपको भी मैन्युफैक्चरिंग माइग्रेट करना होगा यूएस में, एंड देन यू कैन प्ले योर कार्ड्स ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी एंड ऑल दो सब। तो आई थिंक ये अभी नैरेटिव है, लेट्स सी। एक बोलते हैं ना किसी को डराने के लिए थोड़ा सा धमकाना पड़ता है, तो इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट। लेट्स सी वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट होगा कि नहीं। बिल्कुल। काफ़ी कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। किरण जी हैं, ये पूछ रही हैं कि गुड मॉर्निंग सर, एनवायरो इंफ्रा के आईपीओ में क्या करना है, आज सेल कर दें क्या? सनी सर, आप ट्रैक कर रहे हैं क्या इस काउंटर को? जी हम लोगों ने इसमें सब्सक्राइब की रिकमेंडेशन भी दी थी आईपीओ के वक्त। हमें लगता है कि काफी एक रिजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है कंपनी, और जिस तरह से जो अपॉर्चुनिटी है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और वाटर सप्लाई को लेकर के, मुझे लगता है कि काफी लंबी अपॉर्चुनिटी और काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर यह आईपीओ आया था। तो मेरी राय रहेगी अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन थोड़ा लंबा है 2 साल का, तो बने रहने की राय रहेगी एनवायरो में। जी। कुछ लोग अंशुल जी के सवाल ले रहे हैं। अंशुल जी अभी 15 मिनट बाद जुड़ेंगे तो उनके सवाल ले लेंगे। अंकित जी का सवाल है, ये फाइम इंडस्ट्रीज़ पर पूछ रहे हैं सर। 1266 रुपये के 1226 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, 1535 के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, क्या खरीद सकते हैं? अब शरद सर तो नहीं है, अब सनी सर से पूछता हूँ मैं। सर, क्या करें फाइम इंडस्ट्रीज़ पर?
मिनट आप कंपनी का नाम फिर से दोहराएंगे विवेक जी? FIEM सर, फाइम इंडस्ट्रीज। फाइन ऑर्गेनिक राइट? नहीं नहीं सर, ये ऑटो एंसलरी वाली जो कंपनी है, FIEM, बारह सौ अच्छा पंद्रह सौ पीएम, रुपये के। ओके ओके, पीएम इंडस्ट्रियल। गेम में आई थिंक बने रहने की राय रहेगी। इनकी जो बाइंग प्राइस है, जो मुझे समझ आया कि 1500-1600 के आसपास की है, और करंट मार्केट प्राइस भी उसी के आसपास चल रहा है। तो आई थिंक बने रहने की राय रहेगी पीएम में, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो टू व्हीलर सेल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं रिलेटिवली बेटर नंबर आ रहे हैं, तो आई थिंक बने रहे। और ऑटो एंड एज अ पैक जो है, अगर आप देखेंगे उसमें जो नॉन टेक्नोलॉजी लेड कंपनीज है, जैसे लाइटिंग हो गई, वेदर इट इज एन आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल, इनमें जो डिस्ट्रप्शन है बहुत मिनिमम रहेगा। क्योंकि इनफैक्ट लाइटिंग एज अ सेगमेंट ऐसा है कि जो कंटेंट पर व्हीकल है उसमें हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली ये बढ़ते ही जा रहे हैं, वेदर वेदर इधर टू व्हीलर और फोर व्हीलर के। तो आई थिंक बने रहने की राय रहेगी। और अगर आप पीएम की बात करेंगे तो इनका ज्यादा जो एक्सपोजर है प्रीडोमिनेटली टू व्हीलर इंडस्ट्री में है। और ये साल ऐसा है रहा है कि पिछले जो 6-7 महीने रहे हैं, इसमें टू व्हीलर एज अ इंडस्ट्री हैज डिलीवर्ड अ वेरी डिसेंट काइंड ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। तो बने रहिए पीएम इंडस्ट्री में। जी। कुछ और ग्लोबल खबरें, जिसमें कि ट्रंप ने जो कनाडा के ऊपर ड्यूटी लगाई, जो वो इम्प्लीमेंट करने वाले 20 जनवरी से, उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री थोड़ा डर गए और ट्रंप से मिलने भी चले गए डिनर पर। और फ्राइडे को उन दोनों की मीटिंग हुई। दोनों ने कुछ बताया नहीं डिटेल में, लेकिन दोनों ने कहा मीटिंग बहुत ही कंस्ट्रक्टिव थी, बहुत ही भविष्य के लिए अच्छी मीटिंग थी। अब देखना होगा कि कनाडा और अमेरिका के रिश्ते कैसे रहते हैं, ख़ासतौर से अंडर द ट्रंप एरा, क्योंकि ट्रंप की बहुत ज़्यादा कनाडा के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं रही थी पीछे, जब उनका पहला टर्म भी था। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट खबर अगर हम देखें तो अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे सेल्स काफ़ी शानदार देखने के लिए मिली है, और ऑनलाइन सेल्स करीब 14.5% बढ़कर $10.8 बिलियन के पार पहुंच गई है। अमेजॉन ने भी यहां पर ब्लैक फ्राइडे सेल्स रखी थी और उस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स है, हालांकि डेटा अभी तक नहीं मिला। सनी सर, कैसे देखें ये ऑनलाइन सेल्स तो बढ़ती जा रही है, ब्लैक फ्राइडे जो डिस्काउंट होता है अमेरिका में तो काफ़ी फेमस है। इस बार मैं देख रहा था कि इंडियंस में भी काफ़ी फेमस था। मेरे आसपास के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो बोल रहे थे कि ब्लैक फ्राइडे सेल लगी हुई है और बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये कैसे देखें सर कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, जो खासतौर से लाइक टेक्सटाइल की कुछ कंपनियां हैं, छोटे छोटे जो हाउस होल्ड्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हैं या इंडिया में बेचती हैं, कैसे देखें इन काउंटर्स को? ये डेफिनेटली आई थिंक ब्लैक फ्राइडे सेल जो है यूएस में काफी सालों से पॉपुलर है, और वही जो ट्रेंड है अब मुझे लगता है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया में भी अडॉप्ट किया जा रहा है। और उसी के चलते हमने इंडिया में भी देखा कि एटलीस्ट मेट्रोज में और ऑनलाइन चैनल पर ये जो सेल था इसका काफी सारा इस बार मार्केटिंग भी हुआ, और आई थिंक लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है इस बार के सेल में। क्योंकि यूजुअली जो फेस्टिव सीजन के बाद का जो समय होता है, वेडिंग सीजन, इसमें यूजुअली सेल देखने नहीं मिलती है। इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि फुल प्राइस सेल का समय होता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक एडिशनल सेल हमने देखा होगा, इसका गुड, जहां हम बड़ी बड़ी कंपनी की ओर से एक स्लो डाउन, कंजम्पशन स्लो डाउन की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए भी ये सेल का यूज किया जाता है। आई थिंक पॉजिटिव रहेगा ओवरऑल कंजम्पशन स्पेस के लिहाज से, स्पेशली जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर वेडिंग सीजन से लिंक करता हूँ, तो जैसे ज्वेलरी हो गया, अपैरल सेगमेंट हो गया, प्रीमियमाइजेशन की ट्रेंड की बात करें तो कंपनीज लाइक इथॉस जो प्रीडोमिनेटली एक्सपेंसिव वॉचेस में डील करती हैं। तो मुझे लगता है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है उनके लिए डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं एक एडिशनल बूस्टर रहा होगा इन टर्म्स ऑफ सेल्स फॉर दिस ब्लैक फ्राइडे। जी, तो सर कौन से काउंटर्स पर नज़र बनाएं, किसको फ़ायदा मिलेगा, किसको ज़्यादा मतलब जिस पर बेट लगा सकते हैं फंडामेंटली भी और थोड़ा शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म? अगर हम मैं ज्वेलरी सेक्टर की बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि कंपनीज लाइक सेंको गोल्ड जो हमें अच्छी लगती है फ्रॉम अ लॉन्ग ओके। टर्म परस्पेक्टिव, कल्याण ज्वेलर, पीएन गार्डगिल, तो जो ज्वेलरी सेक्टर के 2-3 कंपनीज हैं जिसे रडार पर रखा जा सकता है। अगर हम वॉचेस की बात करते हैं तो इथॉस करके एक लिस्टेड कंपनी है जो प्रीडोमिनेटली एक्सपेंसिव वॉचेस में डील करती है, 1 लाख 2 लाख एंड अबव की जो कैटेगरी होती है वहाँ उसे ध्यान में रखा जा सकता है। अगर हम अपैरल्स की बात करते हैं तो अरविंद फैशन, ABFRL, these are the two counters which can be ऑन रडार। और अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात करते हैं तो ट्रेंड जैसे काउंटर पर ध्यान रहा, बट ट्रेंड अगर मैं एक वैल्यूएशन की बात करूँ तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, तो थोड़ा सा वहाँ संभल कर काम करना होगा ट्रेंड में।
जी। और एक दो ग्लोबल खबरें लेते हैं। डॉलर के मुकाबले येन 6 महीने के शिखर पर पहुंच चुकी है। जापान में अब ये माना जा रहा है कि दिसंबर में पॉलिसी में रेट बढ़ने की आशंका लगाई जा रही है। हालांकि आज जापानीज़ मार्केट ऊपर है, लेकिन देखना होगा दिसंबर पॉलिसी में किस तरह का रुझान वहां से देखने के लिए मिलता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर, सोलर कंपोनेंट इंपोर्ट पर 271% की ड्यूटी लगा सकता है अमेरिका, क्योंकि उनकी जो एक रिपोर्ट गई है, इंटरनल रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देश हैं जहाँ से कि सोलर पैनल और सोलर सेल्स का काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका में। अब प्रॉब्लम ये है कि दो प्रॉब्लम है इसमें। एक कि आरोप ये है कि ये जो चीन की कंपनियां हैं, इन्होंने ही अपने प्लांट लगाकर वहाँ अमेरिका में एक्सपोर्ट किया। चीन की कंपनियों ने मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया में जाकर अपने प्लांट लगाए, वहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तभी अमेरिका की जो खुद की इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गई है। वो इसलिए आ गई है क्योंकि अमेरिका की खुद की सोलर सेल कंपनियों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे सस्ते पर ये माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सनी सर, ये हमेशा चाइना यही करता आ रहा है कि दुनिया भर के देशों में जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं आती है, उससे सस्ते पर ये माल एक्सपोर्ट कर देते हैं, अपना प्रॉफिट भी निकाल लाते हैं। अब ये सोलर पैनल वाली, सोलर एनर्जी वाली कंपनीज जो इंडिया में है, इनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अब अगर अमेरिका ड्यूटी लगा देता है तो ये जो सोलर पैनल, सोलर सेल्स होंगे, ये इंडिया में भी सस्ते इंपोर्ट हो जाएंगे, या जो सोलर सेल्स और सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां, उनके लिए हिट लगेगा कि एशिया में इतना सारा माल पड़ा हुआ है, बिक नहीं रहा है। आई थिंक डेफिनेटली जिस तरह से सोलर कंपनीज की जो कमेंट्री आती है, वो हिसाब से लगता है कि जो डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, उन्हें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने एक प्रोटेक्शन दे रखा है बाय इम्प्लीमेंटिंग एन इम्पोर्ट ड्यूटी। और एक कहीं ना कहीं एक मौका दे रहे हैं कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी जो फैसिलिटी है उसमें एक्सपेंशन कर ले। आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी नॉट इमीडिएटली, 3 years डाउन द लाइन, कहीं ना कहीं एक जो पैरिटी है ग्लोबल प्राइसिंग से वो लानी ही होगी, क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो इम्पैक्ट है, जो सोलर पावर जनरेटिंग कंपनी होती है, जैसे केस इन पॉइंट एनटीपीसी रिन्यूएबल, जब वो अपना सोलर प्लांट लगाएगी तो उनके लिए जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो अमाउंट बढ़ जाता है टू दैट एक्सटेंट। तो अल्टीमेटली जिस तरह से सोलर पैनल में ग्लोबली एक्सपेंशन चल रहा है, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये कमोडिटाइज बिजनेस हो जाएगा आगे जा करके। हालांकि इंडिया में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी लंबी है, तो जो डोमेस्टिक प्लेयर है, सिंस दे आर प्रोटेक्टेड बाय इंपोर्ट ड्यूटी, जो डोमेस्टिक कंपनीज है उन्हें कोई इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। और रही चाइना पे इंपोर्ट ड्यूटी की बात, तो कंपनीज लाइक वारी विच हैव सेट अप अ प्लांट इन यूएस आल्सो टू कैटर टू द डिमांड ऑफ यूएस सोलर पावर रिक्वायरमेंट, उन कंपनीज को मुझे लगता है कि बेनिफिट होते दिखेगा। और चाइना प्लस वन जो स्ट्रेटेजी की जो हम बात कर रहे थे पोस्ट ट्रम्प के इलेक्शन के बाद आने के बाद, तो मुझे लगता है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होते नजर आएगा। बिल्कुल, आज वारी एनर्जी ऊपर भी है, करीब 1.25%, 2721 के आसपास चल रहा है। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी जुड़े हैं, हेड ऑफ रिसर्च लक्ष्मी श्री सिक्योरिटीज़ के। अंशुल जी, लग रहा है अपना कुछ क्लाइंट को सलाह दे रहे हैं। अंशुल जी, मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, लेकिन नमस्कार अंशुल जी। नमस्कार सर। नमस्कार सनी भाई। नमस्ते जी। अंशुल जी, आप अपना ट्रेड कर लीजिए, जो उनको बताना है क्लाइंट को। मैं सनी सर से सवाल ले लेता हूं, अभी कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आई नो कि मार्केट में लोगों के लिए ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट था वो डेटा जो फ्राइडे को आया, वो जीडीपी डेटा एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का जीडीपी डेटा देखने के लिए मिला। 5.4% की ग्रोथ देखने के लिए मिली जीडीपी डेटा में, और अनुमान से कम देखने के लिए मिले। अनुमान था 6.5% का, और 5.4% की ग्रोथ देखने के लिए मिली। तो ये कहीं ना कहीं जो जीडीपी ग्रोथ आई है इंडिया की, वो काफ़ी कम देखने के लिए मिली है। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो डेटा है, उसमें देखें तो 2 साल के करीब लो पर जीडीपी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। जिस तरह का हमने देखा कि पहले हम जीडीपी ग्रोथ पिछले 2 साल के देख लेते हैं। 5.4% की ग्रोथ Q2 में देखने के लिए मिली है, जुलाई सितंबर क्वार्टर में। Q1 में यानी कि अप्रैल जून क्वार्टर में 6.7% थी। हालांकि ये भी कम थी Q ऑन Q बेसिस पर, क्योंकि Q4 में यानी कि जो पहला जो लास्ट क्वार्टर था, जनवरी मार्च क्वार्टर 2024 का, उसमें 7.8% थी। उससे पहले 8.6 थी। तो कहीं ना कहीं हम लगातार पिछले 3 साल से 3 क्वार्टर से लगातार डिक्लाइनिंग ट्रेंड में चल रहे हैं। और Q1 Q2 में भी 8% के ऊपर थी।
तो वो भी ठीक था। और Q4 FY23 में 6.2% थी, तो कहीं ना कहीं 6% के आसपास हम काफ़ी क्वार्टर के बाद आए हैं। लेकिन इसमें एक ग्रीन शू ये देखने के लिए मिला कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो ठीक थी, और कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर्स में ग्रोथ ठीक थी। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ धीमी देखने के लिए मिली है। सनी सर, कमिंग बैक टू यू ऑन दिस क्वेश्चन अगेन सर, एग्रीकल्चर जहाँ पर कि हमने देखा कि मॉनसून काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला, और जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था वीकेंड्स में उसमें यही था कि अब जो Q3 Q4 को बचा कर ले जाएगा वो एग्रीकल्चर लेकर जाएगा, और कुछ हद तक जो शादियों का सीज़न है और जो इंडिया की कंजम्पशन वाली जो स्टोरी है वो दोबारा से जागृत होगी, क्योंकि जो रूरल इंडिया है वहाँ से कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट हो रही है। कैसे देखें सर एग्रीकल्चर और इस थीम से जुड़े हुए काउंटर्स को? यस, डेफिनेटली आई थिंक जितनी भी कंजम्पशन ड्रिवन कंपनीज हैं उन्होंने यही एक बात कही है कि जो रूरल इकोनॉमी है वहाँ कहीं ना कहीं जो डिमांड है उसमें रिवाइवल देखने मिला है। और काफी सारी कंपनीज ने, अगर आप कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज की बात करोगे तो रूरल की जो डिमांड है पिछले क्वार्टर में अर्बन डिमांड से बेहतर ही रही थी। तो अल्टीमेटली यस, मुझे लगता है कि जिस तरह से इलेक्शन का स्पेंडिंग भी हुआ है और रूरल में बिकॉज ऑफ मॉनसून जो एक इंक्रीमेंटल बम्पर क्रॉप का एक्सपेक्टेशन है उसका जो बेनिफिट है अक्रॉस द रूरल इकोनॉमी हमें फ्लो होते दिखेगा। और जो इसके जो रिलेटेड कंपनीज है, वेदर इज द ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, वहाँ एक्सपेक्टेशन है कि सेकंड हाफ विल बी फार बेटर फॉर ऑल दिस ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर। तो कंपनीज लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा कैन बी लुक्ड अपॉन। और फॉर दैट मैटर कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज लाइक मैरिको, जो प्रीडोमिनेंटली रूरल डिपेंडेंट पोर्टफोलियो है, ऐसी कंपनीज को हमें लगता है कि बेनिफिट होते नजर आएगा। और आई थिंक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा एग्रोकेमिकल सेक्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका क्रॉप आउटपुट बेहतर होता है तो मुझे लगता है कि जो प्रोपेंसिटी टू स्पेंड ऑन बेटर प्रोडक्टिविटी लिंक आइटम, उसके ऊपर मुझे लगता है कि थोड़ा स्पेंडिंग बेहतर होने की उम्मीद रहती है। तो कंपनी लाइक चंबल फर्टिलाइजर और फॉर दैट मैटर कोरोमंडल कैन बी ऑन रडार फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म परस्पेक्टिव। बिल्कुल, सर ने महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात की। हम ऑटो सेल्स के डेटा पर भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कुछ और खबरें जहां पर कि हम बात करना चाहते हैं उसमें दिसंबर का महीना कैसा रहता है अक्सर, एक बार वो भी देख लेते हैं कि मार्केट के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहता है। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या कुछ रुझान देखने के लिए मिलेगा इस बार के दिसंबर में। और अंशुल जी से पूछूंगा अभी मैं कि किस तरह का दिसंबर का महीने में, अब इस दिसंबर महीने में क्या स्ट्रेटजी बनाएं। 2016 से 2023 तक का आपके पास सामने डेटा है। 2016 में नेगेटिव रिटर्न था, 2017 में 3% का रिटर्न, 18 में फ्लैट था, 19 में 1% का रिटर्न, 2020 तो काफ़ी शानदार रहा जब कोविड की वेव चली थी शुरुआत में। उसके बाद तो रिकवरी थी, खैर जून के बाद, जून 2020 के बाद मार्केट में तेज रिकवरी थी, तो एक इम्पैक्ट था ही। 2021 में भी 2.18% का। 2022 में चूंकि रूस यूक्रेन का युद्ध फरवरी में शुरू हुआ था, थोड़ा मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव चल रहा था, उस समय क्रूड ऑयल काफ़ी तेजी से ऊपर आ रहा था। साथ ही 2023 में भी करीब 0.5% का ही रिटर्न देखने के लिए मिला। अंशुल जी, क्या करना है दिसंबर में? इस बार का दिसंबर कुछ अलग लग रहा है डेटा बेसिस पर, चार्ट बेसिस पर, या ऐसा ही साइडवेज टाइप का रहेगा? अच्छा देखिए, एफआईआई ओवरसोल्ड जोन में है और एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन से हम बाउंस बैक किए हैं। मेरे हिसाब से डेटा जब तक न्यूट्रल नहीं जाता है तब तक किसी तरह की बहुत बड़ी मंदी या इस टाइप की एक आध दिन का पुल बैक जरूर रहेगा, बट मंदी नहीं दिखती है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस साल का दिसंबर तेजी में कटना चाहिए। हम पॉजिटिव क्लोज करेंगे। अगर ये 1.5% 2% हो गया तो बहुत अच्छा है। मतलब 1% के आसपास तो हम प्लस क्लोज करना चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए, अंशुल जी ने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि यहाँ पर अच्छा दिसंबर देखने के लिए मिलेगा, और आई विश कि हो, क्योंकि अक्टूबर नवंबर लोगों ने बड़ा परेशान होते हुए देखा है। सनी सर, लास्ट क्वेश्चन, आपकी रडार पर कोई स्टॉक हो जो आप हमारे साथ शेयर करें? आशीष जी, विवेक जी, आई थिंक जो स्टॉक हमें अच्छा लगता है वो है होटल इंडस्ट्री से। बेसिकली दो तीन स्टॉक के मैं नाम लेना चाहूंगा। बेसिकली शैले होटल, एपीजे सुरेंद्र द पार्क होटल के नाम से ये जो कंपनी है ईआईएच होटल, ये कुछ होटल कंपनीज है जो हमें अच्छी लगती है। प्रीडोमिनेंटली इसका एक कारण ये है कि दिसंबर क्वार्टर यूजुअली होटल इंडस्ट्री के लिए काफी रोबस्ट क्वार्टर होता है। तो कहीं ना कहीं अर्निंग का सपोर्ट भी हमें नजर आएगा इन करंट अनसर्टन एनवायरमेंट। और जिस तरह से वेडिंग का सीजन है, आई थिंक सभी होटल कंपनीज की कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव रही थी। तो अगर मैं शैले की बात करूं तो हमें लगता है कि शैले का जो फेयर वैल्यू है क्लोज टू 1100 रुपीज है।
अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 12 महीने का है तो। पार्क होटल की बात करें जो कि एपीजे सुरिंदर के नाम से जानी जाती है, मुझे लगता है कि इसका फेयर वैल्यू 250 के आसपास है। और अगर हम ईआईएच की बात करते हैं तो हमें लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है क्लोज टू 500 रुपीज है ईआईएच होटल का। बिल्कुल, तो एआई होटल और शैली होटल ये दो सर की रडार पर हैं शेयर, जहां पर कि सर बुलिश हैं। सर इनके कुछ अपसाइड पोटेंशियल बता दीजिए कि कितना परसेंट इनमें मिल जाएगा रिटर्न। तो जिस तरह से हमने कहा कि शैले होटल की अगर हम बात करें तो करंट मार्केट प्राइस 884 है। हमें लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है 1100 के आसपास का रहेगा ओके, ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ। अगर हम ईआईएच की बात करते हैं तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 378 के आसपास है, 378 380। मुझे लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है क्लोज टू 500 रुपीज है विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। 6 to 7 मंथ, बिल्कुल। तो यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न आपको 6 to 7 मंथ में मिल जाएंगे दोनों ही काउंटर्स पर, और सर ने दोनों ही होटल कंपनीज पर बैट लगाई है। तो उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। सनी सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। अंशुल जी, अब एक मैं डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ऑटो इंडस्ट्री का, क्योंकि ऑटो सेल्स आई हैं और काउंटर्स पर रिएक्शन भी उसी तरह से देखने के लिए मिलता है। तो एक बार देख लेते हैं कि ऑटो सेल्स की एक्सपेक्टेशंस क्या थी और किस तरह का डेटा देखने के लिए मिला और काउंटर पर रिएक्शन किस तरह से। एम&एम के डेटा आ चुके हैं, तो अवेटेड वाला जो फिल है वो हम हटा देंगे। अशोक लेलैंड और बजाज ऑटो के मैं डेटा एक बार देख लेता हूं, लेकिन पहले मैं मारुति से शुरुआत करता हूं। मारुति की सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी नवंबर में 5.4% की ग्रोथ की, और आई है सेल्स 10.39% की। अंशुल जी, फटाफट से बता दीजिए मारुति पर क्या करना चाहिए। मारुति में देखिए सर, एक रैली आती हुई दिख रही है 11,450 11,500, जहां बॉक्स का हाई है। ये ब्रेकआउट आता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर रिजेक्शन बनता है तो 10,700, और 10,700 तोड़ने के बाद 9,650। हमने काफी समय डिस्कस किया 9,650 का टारगेट। 9,650 पे ये आइडियली प्राइस हो जाएगा, वहां पे बेहतरीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाइंग बनेगी और ट्रेडर्स के लिए एक डेड कैट बाउंस प्ले करने का मौका मिलेगा। तो 9,650 फिलहाल आता हुआ दिख रहा है मुझे। बिल्कुल, तो सर को लगता है कि यहाँ पर मारुति में सर ने राय बता दी है। हुंडई, यहाँ पर सर डेटा पॉजिटिव एक्सपेक्टेड था, लेकिन सेल्स ग्रोथ नेगेटिव आ गई है। 6.9% की डी ग्रोथ रही है, 1.8% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी। क्या करें, हुंडई में आज काउंटर गिरा हुआ भी है। देखिए हुंडई पे तो मैं परमानेंटली अभी बेरिश हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मैनेजमेंट ने महंगे में माल दिया है रिटेल पब्लिक को, अभी वो फ्रस्ट्रेशन और डिस्ट्रेस सेलिंग आई नहीं है। तो हुंडई में नीचे में डाउन साइड मेरे को काफी अच्छी ओपन अप होती हुई दिख रही है। हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि ये 1940 के आसपास फेलियर अगर आता है तो पहला टारगेट 1850 का रहेगा, दूसरा आईपीओ का लो रहेगा 1700 रुपए के आसपास। और ओवरऑल में कोई ये स्टॉक अगर 1 1.5 साल 2 साल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 1100 रुपए आते हुए दिख रहा है, क्योंकि बहुत फॉरवर्ड अर्निंग पे जाके इनने आईपीओ लेके आए थे। तो अगले 3 4 साल कंपनी अच्छी इनकम भी करती है, तो प्राइस में फैक्टर्ड इन है, तो बहुत ज्यादा कोई तेजी दिख नहीं रही। जी, एम&एम जहाँ पर कि अवेटेड लिखा हुआ है, यहाँ पर सेल्स आ गई है इनकी, और इसमें जो एम&एम की सेल्स है वो अच्छी देखने के लिए मिली है। इनफैक्ट कोई ख़राब डेटा नहीं है, और एक्सपेक्टेशंस थी कि करीब 17% की ग्रोथ की, और जो इनके पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स में ग्रोथ रही है वो 16%, और 3 व्हीलर और जो इस कैटेगरी में सेल्स की ग्रोथ है वो भी डबल डिजिट ग्रोथ ही देखने के लिए मिल रही है। एक्सपोर्ट में भी 53% की ग्रोथ है। तो ये डेटा थोड़ा सम अप करना पड़ेगा तो ओवरऑल ग्रोथ निकल कर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके डेटा भी ठीक दिख रहे हैं। टाटा मोटर्स में सेल्स की ग्रोथ -1.6% की थी एक्सपेक्टेड, और 1% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है, तो डेटा बेटर देन एक्सपेक्टेड है। अशोक लेलैंड की अभी डेटा देखने होंगे। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो के भी डेटा आ चुके हैं, उसमें 5% की ग्रोथ आई है, 1.8% की एक्सपेक्टेड थी। हीरो मोटो के डेटा खराब आए हैं, इसलिए काउंटर आज नीचे भी है। बजाज ऑटो के डेटा ठीक आए हैं, काउंटर ग्रीन में है। टीवीएस मोटर के डेटा बहुत अच्छे आए हैं, 3.1% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, 10.2% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। आई वुड रिक्वेस्ट माय प्रोड्यूसर की वो स्क्रीन पर ये डेटा दिखा दें, तो यहाँ क्लियर हो जाएगी पिक्चर दर्शकों को भी जो देख रहे हैं। तो यहाँ पर 10.2% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है टीवीएस मोटर में, जो कि 3.1% की एक्सपेक्टेड थी। आयशर मोटर की ग्रोथ कम आई है, एस्कॉर्ट्स की ग्रोथ डी ग्रोथ में आई है, इनफैक्ट जो पॉजिटिव ग्रोथ का अनुमान था। अंशुल जी, 3 काउंटर खासतौर से अशोक लेलैंड, माफ कीजिएगा, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, कोई ठीक लग रहा है आपको ऑन चार्ट्स? देखिए तीनों चार्ट्स में भी बेरिशनेस बची हुई है। बजाज ऑटो जिसमें सबसे खराब लग रहा है यहाँ पे
अभी कम से कम 500 रुपए की फॉल दिख रही है, और 500 रुपए से मतलब वहां पे लग नहीं रहा कि रुकेगा। ऑटो काउंटर्स आपको याद होगा, हमने नवंबर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि यहाँ पे चार्ट्स पे बहुत ज्यादा दिक्कत दिख रही है, और आप देखिए न्यूज अब जाके निकल के आई है जब स्टॉक्स ऑलरेडी 10-10 12-12% करेक्ट हो चुके हैं। तो अभी भी पेन बचा हुआ है यहाँ से। ऑन एन एवरेज अगर सारे स्टॉक्स मिला लें, 8-10% का पेन बचा हुआ है, उसके बाद जाके कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी। तो ट्रेडर्स के लिए अभी बहुत मौका नहीं है, लेकिन हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ से 8-9% ड्रॉप के बाद बेहतरीन मौका बन जाएगा।